हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। आज की इस लेक्चर में हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और मैंने लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही थी। इसकी वजह से मुझे लेक्चर नंबर 6 लाना पड़ा। और इस लेक्चर में आज हमारे एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ एंड स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg। तो एक ऑब्जेक्ट का जो मास है 1 kg है, जो कि क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और वो कितनी उसकी स्पीड है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, मतलब एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ रेस्ट कंडीशन में है, उसका मास 5 kg है। तो उसके साथ जाके क्या होता है, जब उसके साथ स्ट्राइक होता है तो वो कोलाइड हो जाता है। तो पूछ रहा है देन द बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है, जब वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है कि दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगते हैं। तो पूछ रहा है द कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्राइक नहीं हुआ था वुडन ब्लॉक से, तब उसका मूवमेंट कितना था, और जब स्ट्राइक हो गया तब उसका मूवमेंट कितना है। एंड आल्सो कैलकुलेट द कंबाइंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और आपको ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक का जब वो कंबाइंड हो जाते हैं स्ट्राइक होने के बाद, तो उनकी क्या है कि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड है। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको, लगभग नियर अबाउट सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में उसी लॉ पे बेस्ड हैं। तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराया है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक डायग्राम अगर ड्रा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और चलिए इसको सर्कल बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम सर्कल एंड वुडन ब्लॉक को हम स्क्वायर टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये हमारा वुडन ब्लॉक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो हमारा मास है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है आपका 1 kg। एंड द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा वुडन ब्लॉक है, वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। तो जो इसकी वेलोसिटी है वह 0 है, क्योंकि ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट कंडीशन में है। तो आपका जो वुडन ब्लॉक है, ये आपका वुडन ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक। तो इसकी जो वेलोसिटी है 0 है, इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो मास है 1 kg का मास है, और इसका जो मास है यह 5 kg का मास है। तो ये कंडीशन कैसे है, ये आपका कंडीशन है बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, ऐसा कुछ लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो बिफोर इम्पैक्ट के पहले की कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे लाइट कट गई है, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं, थोड़ा लाइट कम हो गया है, तो फिर भी हम इसको देखते हैं, क्योंकि लाइट के यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो बिफोर इम्पैक्ट मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप पे क्वेश्चन आपका आता है, तो उसको आपको क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, बिफोर इम्पैक्ट टोटल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर आफ्टर इम्पैक्ट टोटल मोमेंट कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो आपको फार्मूला मैंने बताया उस पर हम रख देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमारा वहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट निकालेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कब, ये किस कंडीशन में है, बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट, जब मतलब हमारा ऑब्जेक्ट
स्ट्राइक नहीं किया है, ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट द मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, कितना होगा, तो हम इसको PO लिख लेते हैं, एम भी होगा, आपको पता ही है, तो एम हमारा 1 है एंड भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ये हो गया आपका, और इसका मोमेंट कितना होगा, द मोमेंट ऑफ वुडन ब्लॉक का मोमेंट कितना होगा, वुडन ब्लॉक का मोमेंट हम PW से इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाए एम भी, मास उसका 5 kg है बट उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वुडन ब्लॉक का जो मोमेंट हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, यहीं तो निकालेंगे टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट, तो टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंट P0 प्लस PW, ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंट 10 प्लस 0 10 kg मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि टोटल मोमेंट बिफोर इतना आ गया, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो हमारा बिफोर मोमेंट होता है मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंट होता है दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन या आफ्टर इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट का हम वर्ड का यूज़ करेंगे, आफ्टर इम्पैक्ट इज कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जितना आपका बिफोर इम्पैक्ट रहेगा उतना आफ्टर इम्पैक्ट भी हमारे उस वुडन ब्लॉक एंड हमारी बॉडी का जो टोटल मोमेंट होगा 10 kg मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमको दूसरा क्या, हमने तो ये आफ्टर इम्पैक्ट एंड बिफोर इम्पैक्ट हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली कितना मोमेंट होगा, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो जाएंगे तो इन दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज दैट the velocity of वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी है वो हम भी सपोज कर लेते हैं, तो द मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, इसको हम ब्लॉक ही बोल देते हैं, कंबाइंड ब्लॉक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, तो ये आपका जो हमारा ब्लॉक ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 है एंड वुडन ब्लॉक का 5 है, तो मतलब 6 kg इसका मास आएगा कंबाइंड, जब ये दोनों आप एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं तब इसका जो मास आ जाएगा 6। द टोटल मोमेंट कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये हम कब निकाल रहे हैं, आफ्टर द टोटल मोमेंट कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा m भी हो जाएगा, m कितना है 6 एंड v मतलब यह 6 भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे मुझे बताना नहीं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, हम अपना आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमको क्या करना है, टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट एंड इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालना है टोटल, मतलब वेलोसिटी निकालनी है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। तो टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट एंड टोटल मोमेंट आफ्टर इम्पैक्ट कितना होगा, इसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंट आफ्टर इम्पैक्ट। तो कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट कितना आया था हमारा, 10 आया था, 10 ना, एंड टोटल मोमेंट आफ्टर इम्पैक्ट कितना है हमारा, 6v है, 6v। तो 6v इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, या v इक्वल टू 10/6। तो कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है हमारा, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। तो इसमें जो हमारा आल्सो द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक कंबाइंड हो जाएंगे तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की टोटल ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी 1.67 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये वुडन ब्लॉक है, जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है यह v इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करेंगे इन स्ट्रेट पाथ पे, जिस डायरेक्शन में पहले वो मूव कर रहे थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर टू 88 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मतलब बेसिकली क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, और आपको फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, पहले गिवन डाटा हमारा क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले आपको गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है आपको, 100 kg दिया है, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सीलरेट हो रहे हैं, तो इनका जो हमारा वेलोसिटी दिया है v1 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 दो वेलोसिटी दी है ना, 8 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है आपका इसमें 6 सेकेंड। तो आपको इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो कितना हो जाएगा, PI m1 v1। तो 100 v1 कितना है 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका इनिशियल मोमेंट हो गया। फाइनल मोमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट PF कितना हो जाएगा, m2 v2। तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो 100 AV है, एंड v2 कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना चीज़ हम कैलकुलेट कर लेने बताया था। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो उससे हमारा फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये चीज़ मैं जब आपको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T। तो P फाइनल कितना हमने निकाला है 800 माइनस
टी इनिशियल 500 बाई टी, हमको टाइम 6 दिया है तो कितना हो जाएगा, ये 300 एंड 6 तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करके फिर आपका फोर्स निकाल के चेंजिंग मोमेंटम अपन टाइम से आप डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा फोर्स कैलकुलेट होकर निकल जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है? तो मार्कर ले लेते हैं यहाँ से हम। तो चलिए, थोड़ी लाइट की इशू है क्योंकि बार बार लाइट कट जा रही है, तो उस पर आप लोग मत जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये कह रहा है हाउ मच मोमेंट विल ट्रांसफर अ डंबल बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर, इट इज फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन ड्रा करने से पहले उसका एक जगह पे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, तो अधिकतर से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है, एक आपका मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है? आपकी बिल्डिंग है, ये आपका कुछ ऐसा बिल्डिंग है, ओके। और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से डंबल बेल है आपका, एक यहाँ से इस हाइट से मान लीजिए इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? और इस बिल्डिंग की जो हाइट है आपकी, द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 80 सेंटीमीटर, हाँ 80 सेंटीमीटर इस बिल्डिंग की हाइट आपको दी है। और इस डंबल बेल का जो मास है, इसका जो मास आपको दिया है 10 kg दिया है। तो जब ये 80 सेंटीमीटर हाइट से फॉल हो रहा है, यहाँ से जब फॉल हो रहा है, तो इसमें जो एक्सीलरेशन जो एक्सीलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इसमें जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है? जब इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है, जब यह हमारी ये जो डंबल बेल है जब ये इस ग्राउंड से टकराएगा तो यह कितना मोमेंट ट्रांसफ़र करेगा, तो ग्राउंड हमारा उस डंबल बेल पे कितना मोमेंट ट्रांसफ़र करेगा। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है? तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो जो गिवन डाटा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा कि जो गिवन डाटा है उसको हम पहले लिखते हैं। तो मास ऑफ डंब बेल, तो इसका मास कितना है हमारा 10 kg है, ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ डंब बेल, इसी का तो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर। इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 80/100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो इसकी हमको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हम इसकी क्या निकालना है, हमको मोमेंट निकालना है, हमको कितना मोमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मोमेंट निकालने के लिए आपको मास एंड वेलोसिटी की नीड होगी। तो पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमको इस ऑब्जेक्ट की ये जो डंबल बेल है इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस कंडीशन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है ना। जब ये रेस्ट कंडीशन में मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, तो इसकी कुछ तो वेलोसिटी तब तो होगी कुछ ना। तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डंब बेल, सॉरी DUMB है ना, डंब बेल, इनिशियल वेलोसिटी U 0 हो जाएगी, एंड फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डंब बेल कितना होगा V,
ठीक है, ये हम इसको सपोज कर लेते हैं। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डम्बल इज v। लेट सपोज, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सपोज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ डम्बल इज v। निकालना क्या, आपको वेलोसिटी निकालना है। तो अब मैंने आपको मोशन के 3 इक्वेशन आपको बताए थे, तो मोशन के मैंने 3 इक्वेशन बताए थे, उसी इक्वेशन में से आपको यहाँ पे तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको हाइट दिया है, तो आपको पहला इक्वेशन लगने वाला नहीं, v बराबर u प्लस एटी तो लगने वाला नहीं है। तो अब दूसरा इक्वेशन क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ मतलब इसमें टाइम तो दिया नहीं है, तो सेकेंड वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारा बचता है लास्ट वाला। तो हम अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या मैंने बताया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको यहाँ पे v निकालना है। तो u इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन में है, और 2 आपको एक्सीलरेशन दिया है 10 एंड आपको हाइट पता है 0.8। जब इसको हम सॉल्व करते हैं देखते हैं कितना आ जाता है हमारा। इसको सॉल्व करने पे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका v स्क्वायर जो आ जाएगा वह 16 आ जाएगा, ठीक है। एंड v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट में हो जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया। अब डम्बल बेल की जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच द मोमेंट विल डम्बल बेल ऑफ मास 10 kg। तो जो 10 kg मास का डम्बल बेल है उसका मोमेंट कितना होगा। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे द मोमेंट ऑफ डम्ब बेल। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, इसको हम d से डिनोट करते हैं, मान लीजिए mv। तो m कितना हमारा है, 10 है, एंड वेलोसिटी डम्बल का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंट आ गया डम्ब बेल का। अब हमको ये बताना है कि हमारा जब ये ग्राउंड से इतने kg का हमारा डम्बल टकराएगा तो हमारा ग्राउंड उस पर कितना मोमेंट ट्रांसफर करेगा। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कि जितना जैसे एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा, जितना एक्शन फोर्स लगेगा उतना रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि 2 डिफरेंट बॉडी हैं। तो जब ये 40 kg मास का डम्बल इस ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो हमारा मतलब ये ऐसा कुछ कंडीशन है आपका, देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये आपका मान लीजिए 40 kg मास का डम्बल है, ठीक है। जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, तो ये इसका जो मास है 40 kg है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना kg इसका मास है। तो ये इतना एक्शन, हमारा एक्शन फोर्स कितना लगा रहा है 40 kg। तो रिएक्शन फोर्स भी हमारा इस डम्बल पे 40 kg का ही लगेगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो जितना हमारा एक्शन फोर्स लग रहा है उतना हमारा रिएक्शन फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। नाउ द मोमेंट ऑफ फॉलिंग डम्बल बेल जस्ट बिफोर टचिंग द फ्लोर इज 40 kg मीटर पर सेकेंड, उसका जो मोमेंट है। सो द डम्बल बेल विल ट्रांसफर एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंट 40 kg मीटर पर सेकेंड टू द फ्लोर। तो मैंने आपको बताया ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही है। जितना एक्शन लेंगे उतना आपको रिएक्शन फोर्स वहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका थ्योरेटिकल बेस से मैं उन्हें वो चीज़ नहीं कराया है, तो आप उसको अगर आप मेरा वीडियो पूरा पिछला वीडियो लेक्चर अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपने मेरी पहली एंड दूसरी लेक्चर से सब नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है, तो सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।